मेरी भूटान की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। भूटान के पारो शहर से गुजरते हुए भूटान की एक पवित्र जगह हम जाने वाले हैं, जिसका नाम है तक संग मोनेस्ट्री और दूसरा नाम है टाइगर नेस्ट। हेलो, आज हम जाने वाले हैं टाइगर नेस्ट। ऊपर जाने के लिए 19,000 स्टेप्स है, तो पूरा का पूरा तो हम शायद चल नहीं सकेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं चल सकते हैं, लेकिन आराम से जा सके इसलिए हम घोड़े पे जाने वाले हैं। और ये घोड़ा भी पूरा का पूरा ऊपर तक नहीं जाता है, आधे तक घोड़े पे जाना होता है और उसके बाद चल के जाना होता है। इसलिए हमने तय किया कि हम आधे तक घोड़े पे जाएंगे और उसके बाद हम चल के जाएंगे। तो चल से ना एक मानस बे घोड़ा ने चला उसे तो चलेंगे ऐसे। 2 घोड़े के बीच एक। हाँ, इसमें कितना पैसा? 800 800। हाँ, तो ऐसा करते हैं हम। ऐसे करेंगे। हाँ, ठीक है। एक घोड़े वाला 2 घोड़ा चलाएगा। 2 बार चलेगा। अच्छा, 4 मील पे आई थिंक एक आदमी जाएंगे। हाँ चलेगा। चलेगा। 4 के बीच एक आदमी। हाँ, नहीं, 2 के बीच एक। घोड़े के ऊपर बैठने का चार्ज और उसके साथ आने वाले व्यक्ति का चार्ज, ये 2 अलग अलग था, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न था। इसके साथ हमने तय किया कि क्या भाव है क्या नहीं है, और फिर हम आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले हम इसके साथ गए। हम चल रहे, वहाँ एक ऑफिस है, ऑफिस में जाके तय कर लेते हैं, ऐसा सोच के हम उसके साथ आगे गए। बाद में हमने तय कर लिया कि एक घोड़े का चार्ज है 800 रुपये, उसके साथ आने वाले व्यक्ति चार्ज लेंगे 500 रुपीज़। मतलब कि एक घोड़ा और उसके साथ आने वाला व्यक्ति, उन दोनों का मिला के 1300 रुपीज़ हमारा चार्ज लगा। उसके बाद हमारे ड्राइवर ने हमको बोला कि आधे तक घोड़ा जाएगा, उसके बाद आपको चल के जाना पड़ेगा, और इसीलिए लकड़ी का सहारा ज़रूरी था। एक लकड़ी का रेंट 100 रुपये था, और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो उसका चार्ज था 200 रुपये। हमारे ड्राइवर के पास 2 लकड़ियाँ ऑलरेडी थी। हम 4 व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मेरे पास 2 लकड़ी है, आप 2 लकड़ी और ले लो। तो फिर हमने 200 रुपया दिया और रेंट पे लेकर हम आगे बढ़े। अब मन में सवाल होगा कि घोड़ा आधे तक ही क्यों जाता है? तो वो इसलिए कि आगे जाने के बाद कोई स्टेप्स है ही नहीं, ऐसा वैसा रोड है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो कैसा है। 19,000 स्टेप्स है, लेकिन वो स्टेप्स हम मानते हैं कि सीमेंट के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आगे चलेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो रोड कैसा है, वो स्टेप्स कैसे हैं। वो यहाँ आया तो शुरुआत में लगा कि स्वेटर की ज़रूरत है, लेकिन चलने के कारण गर्मी हो जाएगी और अब लगता है कि स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। थोड़े आगे चल के जाते हैं, फिर बैठेंगे घोड़े पे और उसके बाद आधे तक जाएंगे और फिर वहाँ से उतर के चल के जाएंगे। देखते हैं वो कैसा है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो गंगोत्री जैसा है। ऐसा ही लगता है कि 4 धाम की यात्रा पे आए हैं, और जैसा वहाँ दिखता है वैसा ही यहाँ दिखता है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसके जो रूट्स हैं वो ज़मीन से बाहर आए हुए हैं, लेकिन वो ऐसा ही है। सब लोग घोड़े पे जाते हैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैंने देखा कि कई बार तो 10-12 साल का बच्चा या कई बार इससे छोटा बच्चा भी चल के जाता था। वैसे ही उसके माँ बाप उनका सहारा बनते थे, लेकिन बच्चों में भी चलने की हिम्मत थी, ताकत भी थी, और वो हिमालय के अंदर चलने का अनुभव ले रहे थे। आजू बाजू का दृश्य आप ज़रूर देखना। ये भाई को हमने पैसे दिए, उनकी वो रिसीट दे रहे हैं। एक बात और बता दूं, ऊपर मोनेस्ट्री में जाने के लिए 2023 में एक नियम बनाया गया है कि हर पुख्त व्यक्ति का चार्ज 1000 रुपीज़ होगा। तो हमने वो भी चुकाए। तो आपको भी अगर यहाँ आना है तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर घोड़े पे बैठते हैं तो चार्ज अलग है, और मोनेस्ट्री में जाने के लिए भी आपको चार्ज यहीं से देना पड़ता है, और वो हमने दे दिया और फिर हम आगे चलते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये टाइगर नेस्ट है क्या और उसका महत्व क्या है, उसकी स्टोरी क्या है। घोड़े पे जाने का एक्सपीरियंस बहुत है, पहले भी था, आज भी है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। रास्ते टेढ़े मेढ़े नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा ही होगा। सुंदर वातावरण में चलते हुए घोड़े के गले में बंधी हुई घंटी, उनकी आवाज़ हमारे कानों में हमेशा गूंजती रहती है और एक सुकून देती है। केदारनाथ में जाने का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अलग है। वहाँ के रास्ते ठीक से बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो घोड़े चलते हैं, गिर न जाए उसका ध्यान रखना पड़ता है। अनुभव है, इसलिए मन में कोई डर नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का हेतु ये है कि हम शुरू से लेके टॉप पे जाए तो बीच में हिमालय कैसा सुंदर दिखता है वो मैं आपको दिखाऊं। बस ये हेतु है मेरा, और इस कारण आप उसको ध्यान से देखना और ध्यान से उसका अनुभव भी करना। कश्मीर में 22 रन में गया था, 19,000 स्टेप्स है ऐसा कहा गया था, लेकिन वो स्टेप्स अभी शुरू ही नहीं हुए। वो तो आगे जाके शुरू होंगे, तब तक तो रास्ता ऐसा ही है। अगर ऐसे रास्ते पे चलना है तो आपके पाँव में जो शूज़ है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि आप स्लीप ना हो जाए। दूसरी बात ये कि प्रवास में निकलने से पहले वो शूज़ आपने कुछ दिन पहने हुए होने चाहिए, वरना होगा क्या
कि आप चलेंगे और शूज़ पैर में काटेंगे, फिर आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। पानी बराबर पीना, पानी बराबर पीना। हाँ, कैसे हो? अच्छे हैं। कहाँ से आते हो? महाराष्ट्र को महाराष्ट्र से। ओके। ये दोनों बच्चों को देखते हुए आपको लगेगा कि आप भी चल सकते हैं। वैसे मैं भी चल सकता हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी थे, और वो चल के जा सके ऐसा नहीं था, वो मुझे मालूम था, और इसलिए हमने घोड़ा कर दिया। जो लोग केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गए हैं, या तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए गए हैं, या हेमकुंड साहिब गए हैं, उनको तो पता होगा कि हिमालय कैसा है। अगर वो लोग यहाँ आए तो उनको भी अपनेपन का एहसास होगा। ये घोड़े के लिए पानी की व्यवस्था है और वो नेचुरल है। यहाँ केदारनाथ जी में जैसा रोड है, पत्थरों वाला या सीमेंट वाला, वैसा रोड यहाँ बिल्कुल ही नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ इकोसिस्टम को बहुत ही प्राधान्य दिया जाता है। देखिए, ये स्टेप्स है, 19,000 स्टेप्स जिसको बोला जाता है, वो स्टेप्स यही है। तो 19,000 ऐसा नाम सुनते ही शुरू में तो मन में लगेगा कि इतना स्टेप्स मैं कैसे चढ़ पाऊँगा, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे तो हो सकता है शायद डिफ़िकल्ट लगे भी। अगर आपको लंबे रास्ते पे चलने की आदत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आने से पहले कुछ समय, या मानो कि 1 महीना 2 महीना पहले चलने की प्रैक्टिस करो, फिर यहाँ आओ। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको घोड़ा कर लेना चाहिए। देखो, ये लोग भी चल के आते हैं, लेकिन उनको पता कि उनको तकलीफ़ कितनी होती है। आप देखिए कि हमारे आगे एक घोड़ा खाली चलता है। मैंने घोड़े के साथ चलने वाले व्यक्ति को पूछा कि भाई, ये घोड़ा अकेला अकेला हमारे साथ क्यों आता है? तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा है जो अपनी माँ के साथ चलता है। घोड़े पे चलते वक्त मैंने एक बात नोटिस की। देखो, ये लड़की थोड़ी देर के लिए रुक गई है। केदारनाथ में जब हम घोड़े पे जाते हैं और घोड़ा अगर रुक जाता है तो घोड़े वाला उसको मारता है। हम उनको कहते हैं कि भाई उसको क्यों मारते हो? तो वो ऐसा बोलता है कि अगर हम मारेंगे नहीं तो ये सुनता नहीं है। अब उनको कौन समझाए? प्राणी तो प्राणी है,
उसको तो पता नहीं है। थकान लगती है तो वो खड़ा तो रहता है, खड़ा रहेगा ही, खड़ा रहना चाहिए, लेकिन उनके साथ वो खड़े नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि घोड़े के साथ उनके साथ चलने वाले व्यक्ति वो भी रुकता है। वैसे सब ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ तो करते हैं। घोड़े के ऊपर जाते हैं, वो रास्ता अलग है, और एक दूसरा भी बाजू में है, वो एक शॉर्टकट है जहाँ चलने वाले लोग वहीं से आते हैं, जो कि आगे जाके तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ 2 रोड है। ये जो लाल फूल आप देख रहे हैं, उसे हमारे भारत के अंदर बुरांश इस नाम से जाना जाता है। मार्च महीने के आजू बाजू ये फूलों से भरा हुआ हिमालय होता है, और हिमालय की वादियाँ रेड कलर की हमें देखने को मिलती है। अब ये पड़ाव आ गया। घोड़े की सवारी आधे तक ही है, और ये सवारी बस ये स्थान पे आके रुक जाएगी। यहीं से हमको उतरना पड़ेगा, फिर घोड़े वापिस या ठहरेंगे, लेकिन यहीं से हमको आगे जाना है, और वो भी चल के। घोड़े पे आधे तक तो आ गए हैं, अब जाना है चल के। वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने देखा कि कितना ऊंचा जाना है। देखते हैं कैसे जाते हैं, जाना तो है ही। जो वाइट बिल्डिंग दिखता है, हमको वहीं जाना है, और वो भी चल के। घोड़े वहाँ नहीं जाते, बस अब जाएंगे और आपको भी साथ ले जाएंगे। अब हम चल के जाते हैं। सुना है कि आगे कैफ़े है, वहाँ बैठेंगे। देखो यहाँ का नज़ारा कैसा है। देखो ये है हमारा गाइड। नाम बोल दीजिए आपका। ओके। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उस रास्ते पे हवा का प्रदूषण का नामो निशान नहीं है। जैसे जैसे चलते हैं, कई बार सांस फूल जाती है, लेकिन नया ऑक्सीजन जो शरीर में जाता है, वो थकान को दूर कर देता है, क्योंकि आने वाली हवा में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। ये हिमालय ही है
हिमालय में चलने की इच्छा मन में बहुत बार होती है कि चलो मैं चलूं। आज दिल खुश हो गया। जैसी इच्छा थी वैसी एक सिचुएशन है जिसके अंदर मैं चल रहा हूं। सुंदर, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, लाजवाब, जितने भी शब्द का उपयोग करूं वो सब कम, क्योंकि ये ऐसा है कि जिसका वर्णन करना संभव ही नहीं है। बस उसको देखो, अनुभव करो, तब पता चलेगा कि ये क्या है। हमारा हिमालय है, वहाँ भारत में है, यहाँ भूटान में है। एक बात और बता दूं कि हम भूटान बोलते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इसको भूटान बोलते हैं। कुछ चाय पानी करके फिर आगे जाएंगे, अच्छा लगता है। केदारनाथ में जब हम जाते हैं तो रास्ते में खाने पीने की बहुत चीज़ें मिलती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक स्पॉट ये आ गया बस, इसके बाद कुछ भी नहीं है। जो खाना पीना है वहीं ख़त्म कर दो। ये काफ़ेटेरिया में मैं आया तो चाय और कुकीज़ मिलती थी या कॉफ़ी और कुकीज़ मिलती थी। अकेली अगर कुकीज़ मांगो तो नहीं मिलती है, आपको कॉफ़ी या चाय के साथ ही लेनी पड़ती है। दोनों का चार्ज एक साथ चुकाना पड़ता है। हमने 180 रुपये में वो लिया, इसमें चाय भी और कुकीज़ भी। अगर आप मांगे कि थोड़ी और कुकीज़ दे दो तो वो नहीं देते हैं। वो जो सामने सफ़ेद बिल्डिंग दिखता है वही है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री और हमको वहीं जाना है। कितना मनमोहक दृश्य है, बस देखते रहो। चलने में थकान तो लगती है, थोड़ा चलता हूँ फिर बैठता हूँ, फिर चलता हूँ फिर बैठता हूँ, ऐसे करके आया हूँ। कितने तक आया हूँ वो पता नहीं है, आधे तक आया हूँ वो भी पता नहीं है। बस मुझे वहाँ जाना है इतना पता है। देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट आती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, हर जगह स्टेप्स नहीं है। सब लोग अपने साथ लकड़ी लेके चले हैं। मुझे पता है कि एक बार मैं गिरनार गया था, लकड़ियाँ साथ में रखी थी। फिर ऐसा हुआ कि लकड़ी का भार मुझे लगने लगा, फिर उसी वक्त लकड़ियों को फेंक दिया। इसलिए इस बार मैंने लकड़ी ली ही नहीं। मुश्किल है फिर भी अच्छा लगता है। यहाँ मेरा बेटा राम मेरे साथ है,
वो एनर्जी वाला है। हेलो राम, कैसे हो? अरे वाह, दौड़ के जाता है। मेरी डॉटर भी मेरे साथ आई हुई है, वो वहाँ बैठी। जब चल के जाना होता है तो अपने पास पानी की बोतल ज़रूर रखिए। बार बार पानी पीते रहना चाहिए। अपने साथ कुछ चॉकलेट्स या स्निकर्स या ड्राई फ्रूट्स रखने ही चाहिए। हमने नहीं रखे थे, बहुत पछतावा हुआ। पानी की बोतल तो थी, लेकिन जैसे जैसे चलते हैं एनर्जी कम होती जाती है, चढ़ाई में दिक्कत होती है। और ये अनुभव के कारण मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई भी चढ़ाई हो कहीं भी, या भारत में हो या कहीं और भी, अपने साथ नाश्ते के लिए कुछ होना ज़रूरी है, वरना थकान इतनी लग जाती है कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसा अनुभव हमको वहाँ हुआ था जब हम वैली ऑफ फ्लावर गए थे। एक बात और बता दूं, ये हिमालय है, बारिश कभी भी आ सकती है। वैसे ये समर है, अभी समर चल रहा है, और इसलिए यहाँ बारिश की शक्यता कम थी। लेकिन हमने भूल तो की ही थी कि हमने छाता नहीं लिया था, क्योंकि अगर इस स्थिति में बारिश आ जाए तो सोचो परिस्थिति क्या होगी। यहाँ सीमेंट के रास्ते तो है नहीं, मिट्टी वाले रास्ते हैं। ऐसी स्थिति में बारिश अगर आ जाए तो क्या होगा? स्लिप हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, फिर न आगे जा सकेंगे न पीछे। है 45 मिनट। ओके, अच्छा। थकान जब हमें ज़्यादा लगती है, हमारे मन में ऐसा होता है कि बस हम आ गए, अब करीब ही है। उस वक्त जो वापस आते हैं उनको हम पूछते हैं कि और कितना दूर है, और वो बताते हैं कि अभी आधे तक आए हैं। उस वक्त होश उड़ जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमने माना कि बस आ गए, लेकिन यहाँ तो बहुत बाकी है। लेकिन उस वक्त मन को प्रबल बना के, हिम्मत रख के आगे चलना ही पड़ता है। हम भी आगे चले, आप भी आगे चलना। ये देखो, बच्चे को उठा लिया, क्योंकि बच्चा अब आगे चल सकता नहीं है। साथ में जो गाइड थे उन्होंने माँ बाप की मदद की। जैसा कोई बोलता है कि अभी वक्त लगेगा, तो मन में होता है कि अब कब पहुँचेंगे, क्योंकि अभी से थकान तो लगी है। फिर भी बैठते बैठते जाते हैं तो इतनी थकान नहीं लगती।
आधे से ऊपर तो आ गए हैं। 75%. 75%। ओके, कंप्लीटेड। आधे से ज़्यादा। बैठ के आते हैं तो थकान कम लगती है। लेकिन आना जरूर चाहिए, आना तो चाहिए। कुछ शॉर्टकट्स में आते हैं, कुछ लंबे रास्ते पे आते हैं, लेकिन सब के सब कुछ देर आराम करते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, स्निकर्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। हमारे पास चॉकलेट थी नहीं, तो कोई चॉकलेट खाता है तो हमको लगता था कि हम भी लाए होते तो अच्छा। हमारे साथ और लोग भी चलते हैं, उनको देख के भी एनर्जी आ जाती है। अगर हमें थकान लगती है तो हम ये सोचते हैं कि वो अगर नहीं थके तो हम क्यों थके। बस ऐसा सोच के आगे निकलते हैं। कैसे हो? अब अच्छा लगता है? और डिफिकल्टी नहीं है, फ्लैट एरिया है। कुछ जगहों पे फ्लैट एरिया भी आ जाता है। उस वक्त मन में शांति हो जाती है, शरीर में भी थोड़ी थकान कम हो जाती है। अब किसी ने बताया कि एक स्पॉट आता है और वो करीब है, तो हमारे मन में भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले तो ये लगा कि जो स्पॉट आया है वो ही हमारा अंतिम पड़ाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये देखो, प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करने के लिए यहाँ एक व्यवस्था रखी है। मुझे ये बात अच्छी लगी। और ये एक स्ट्रक्चर आया, लगा कि बस अब आ गए। फिर क्या होता है वो आगे जाके मैं बताता हूँ कि ये क्या है। मैं सोचता था कि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमको तो वहाँ जाना है। एक छोटा सा बिल्डिंग देखा तो पता चला कि मेरे मन में ऐसा हुआ कि बस ये आ गया। लेकिन वो कहाँ, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। लेकिन एक स्पॉट है वो बहुत करीब है, और वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ता है वो लगभग फ्लैट है, इसलिए थकान मेरी कम हो गई थी। और मैं हिमालय को देखते देखते, हिमालय के सौंदर्य को देखते देखते आगे बढ़ रहा था। आगे लेफ्ट साइड जो चलते हैं वो है हमारे गाइड, राइट साइड में है मेरा बेटा। हमको गाइड साथ में रखना ही पड़ता है। और वो क्यों? वो जब हम मॉनेस्ट्री जाएंगे तब मैं कहूँगा कि बिना गाइड अगर जाओ तो क्या तकलीफ हो सकती है। ये जो स्पॉट आया है वो अंतिम पड़ाव नहीं है, लेकिन फोटोग्राफी के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। यहाँ से मॉनेस्ट्री हमको दिखती है और हमको वहाँ जाना है। लेकिन वो क्या है, वो कुछ फ़ोटोज़ लेंगे और फिर आगे जाएंगे।
यहीं से हम सामने दिखने वाली मॉनेस्ट्री जाएंगे और इसीलिए यहाँ से लोग अपनी तस्वीर बहुत खिंचवा लेते हैं। ये नज़ारा बहुत अच्छा है और पॉइंट भी अच्छा है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये टाइगर नेस्ट है क्या और इसका महत्व क्या है। कहानी कुछ ऐसी कही जाती है कि तिबेट के एक संत थे जिनका नाम था पद्मसंभव, और पद्मसंभव को गुरु रेनपोचे भी कहा जाता है। वो यहाँ आए थे और यहाँ की गुफाओं में उन्होंने ध्यान किया था, और शुरू में ये गुफाओं के आसपास करीब 1692 में ये मॉनेस्ट्री बनाई गई हुई थी। उस वक्त उसका स्ट्रक्चर कुछ और था। दंत कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तिबेट के एक सम्राट थे, उनकी पत्नी गुरु पद्मसंभव की शिष्या थी और उसने अपने आप को बाघिन में परिवर्तित किया था, और वो बाघिन उड़ के यहाँ आई थी और अपनी पीठ पर गुरु पद्मसंभव को बिठा के यहाँ आई थी। इसलिए उसको टाइगर नेस्ट कहा जाता है। नेस्ट का मतलब क्या होता है? पंछी का घर। तो बाघ तो पंछी है नहीं, लेकिन वो बाघिन उड़ के यहाँ आई थी, इसलिए इस स्थान को टाइगर नेस्ट कहा जाता है। What you doing? 19 अप्रैल 1998 को कुछ कारण से आग लगने के कारण ये इमारत को नुकसान हुआ था। उसको बाद में 2005 में पुनः स्थापित किया गया था। अब आप देखिए, पीछे दिखाई देता हुआ हिमालय का यह दृश्य कितना सुंदर है। यहाँ से हम नीचे उतरते हैं और बार बार उस मॉनेस्ट्री को देखते हैं, फिर मन में ये सोचते हैं कि हमको वहाँ जाना है, हमको वहाँ जाना है। मुश्किल बात क्या है वो मैं आपको कहता हूँ। जहाँ मैंने स्पॉट बताया था कि लोग तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो वो स्पॉट से हमको पहाड़ से नीचे उतरना होता है और फिर ऊपर मॉनेस्ट्री तक जाना होता है। तो पहाड़ तक हम नीचे उतरते हैं, 2 स्टेप्स के बीच में अंतर ज़्यादा है, इसलिए मुश्किलें ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि हमें और नीचे जाना है, फिर चढ़ाई भी करनी है। ये बात तो है, लेकिन ये बात भी मन में होती है कि हमें वापस भी आना है। हमारे गाइड ने हमको बताया था कि पहले ये रेलिंग्स नहीं थी और कोई फोटोग्राफर आया था, वो यहाँ से गिर गया था और
शायद मर भी गया था। और इसके बाद यहाँ रेलिंग लगवा दी ताकि टूरिस्ट आसानी से जा सके बिना डरे। अब हम नीचे तक आ गए। यहाँ एक पहाड़ से गिरता हुआ झरना दिखता है, मन खुश हो जाता है। लेकिन अभी और भी हमें ऊपर चढ़ना है। जैसे हम पहाड़ से नीचे आए वैसे हम अब नीचे से मोनेस्ट्री तक ऊपर जाएंगे। यहाँ से गुजरते वक्त दो पहाड़ों के बीच का ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब फिर से चढ़ाई शुरू, और ये चढ़ाई मोनेस्ट्री तक जाएगी और वहाँ ख़त्म होगी। ये भी मोनेस्ट्री का एक भाग है। वहाँ भी गुफा है, लेकिन आम लोगों के लिए वहाँ जाना मना है। अब सामने वाला रास्ता देखो, हम वहीं से यहाँ आए थे। यहाँ ऊपर आके देखते हैं तो मन में होता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। अब ये आ गई मोनेस्ट्री, और यहाँ से हमें अंदर दाखिल होना होता है। लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफी की मना है, इसलिए हम हमारा कैमरा या मोबाइल अंदर ले जा सकते नहीं हैं। गाइड के द्वारा उसे यहाँ डिपॉजिट करना पड़ता है। आप देखो कि यहाँ ऊपर भी एक मोनेस्ट्री है, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर हमें टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री में जाना है तो हमारे साथ गाइड रखना ही पड़ता है, क्योंकि ऊपर की मोनेस्ट्री में जाते वक्त हमें 1000 रुपीज़ की जो रिसीट है वो दिखानी पड़ती है, और वो रिसीट हमारे गाइड उनको देते हैं, तब हमें अंदर जाने की अनुमति मिलती है। अगर हम बिना गाइड खुद जाके रिसीट देंगे तो वो लोग लेते नहीं हैं और हमको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, और इसीलिए हमारे पास गाइड रखना कंपलसरी है। हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों? इसीलिए कि यहाँ के लोगों को काम मिले, और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। अब हमें ऊपर की मोनेस्ट्री में यहाँ से चल के जाना पड़ता है। ये मठ में कई पूजा स्थल है। अब हम इस मोनेस्ट्री से वापस जा रहे हैं, और वापस आने के वक्त बीच में क्या मुश्किलें आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वापस लौटते वक्त इस मोनेस्ट्री को मैं बार बार देखता रहा। कुछ प्रिय बात होती है जिसको छोड़ने के वक्त हम बार बार उसकी तरफ देखते रहते हैं, फिर उसे कब मिलेंगे, फिर यहाँ आना हुआ या नहीं हुआ। शायद ऐसी जगहों पे हम एक ही बार आ सकते हैं, शायद बार बार नहीं। इसलिए बार बार मैं उसको देखता रहता था। एक नज़र देख लूं, हिमालय को देख लूं, भूटान के हिमालय को देख लूं, बस ऐसा सोच के मैं वापस लौट रहा था। जब हम वापस लौट रहे थे तब ऊपर से बिल्कुल नीचे तक चल के ही आना था। रास्ता ऐसा था कि पैर अगर स्लिप हो गया तो गिर ही जा सकते थे।
नीचे उतरते वक्त मेरे मन में एक विचार आया कि अगर इस स्थिति में या अभी बारिश अगर आ गई तो, वैसे बादल नहीं थे, ये समर है इसलिए यहाँ तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो ये मिट्टी गीली हो जाएगी, फिर हमारा नीचे उतरना इतना मुश्किल हो जाता कि शायद नीचे उतरने में 2-4 घंटे और लग जाते। अब कैफेटेरिया दिखाई दिया, मतलब कि हम ऊपर से आधे तक तो नीचे आ ही गए, अब और आधा जाना बाकी है। यहाँ से हम घोड़े पे जा सकते थे, लेकिन हम नहीं गए, चल के ही आए, लेकिन मुश्किलें बहुत पड़ी। देखो ये हिमालय का एक पक्षी, कई बार हम सोचते हैं कि चढ़ाई पे चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ उतरना भी इतना ही मुश्किल है, क्योंकि पैर स्लिप हो सकते हैं, कोई स्टेप्स है नहीं, और ऐसे करके बैठते चल के नीचे तक आ गए। फिर से जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं आ गए। इस प्रकार हमारा आज का टाइगर नेस्ट का जो प्रवास था वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।